एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सपैंड यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले हम यहाँ पे बायनॉमियल कोफिशिएंट्स लिखेंगे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, उसके बाद 4c4। तो जब ऊपर और नीचे का नंबर आपस में इक्वल हो जाए तो हम बायनॉमियल कोफिशिएंट्स लिखना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/y, एक्स स्क्वायर 1/y, एक्स स्क्वायर 1/y, एक्स स्क्वायर 1/y, एक्स स्क्वायर 1/y। अब चूंकि इनके बीच में माइनस साइन है तो हम अल्टरनेट साइंस पुट करेंगे। असल में वो बी के जो पावर है उसके हिसाब से होते हैं कि जहाँ जहाँ पे 8 पावर आ रही है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। अगर पॉजिटिव साइन हो तो सबके साथ प्लस साइन, और अगर नेगेटिव साइन हो तो अल्टरनेट साइन। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ए की जो पावर है, जो पहला नंबर होता है उसकी पावर किस हिसाब से लगाते हैं, यहाँ पे जो नंबर है उससे हम स्टार्ट करेंगे 4, 3, 2, 1 और 0। और बी की पावर जो है वो नीचे के नंबर से स्टार्ट करेंगे उलट तरतीब से। सो 4, 3, 2, 1, 0। तो ये हमने बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स भी लिख दिए, ए बी की वैल्यू भी लिख दी, और उसके बाद जो है उनके जो पावर है, तो पावर यहाँ से हम हायर नंबर जो यहाँ पे था 4 से 0 की तरफ, और फिर बी की पावर जो है वो लिखने के लिए उलट तरतीब से यहाँ से 4, 3, 2, 1 और 0। अगला जो हमारा काम है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 से 0 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पास्कल ट्रायंगल का तरीका है उसको भी समझ लेते हैं कि 1 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1। तो यहाँ पे 1 to 1 के बाद 1 + 2 हमारे पास 3, यहाँ पे 1 + 2 हमारे पास 3, और ये पहला और आखिरी नंबर जो है ये एज इट इज़ ये हमेशा 1 ही होता है, यानी कि 4 से 0 और 4 से 4 की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो अब उसके बाद 1 और 3 से 4, 3 और 3 से हमारे पास 6, और 3 और 1 से हमारे पास 4। तो 1 4 6 4 1 ये हमारे पास बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स आ गए जो अभी हमने इसके एक्सपेंशन में लिखे हैं। एक्स स्क्वायर -1/y होल पावर 4 के कैलकुलेटर के जरिए से भी निकाले जा सकते हैं। तो मैं इन बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स को जो कि मेरे पास है 1 4 6 4 1 इनको इस्तेमाल करता हूँ। 4 से 0 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, एक्स पावर मेरे पास 8 आएगा, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। -4 से 1 की वैल्यू 4 है, एक्स की पावर हमारे पास 6, 1/y। फिर 4 से 2 की वैल्यू हमारे पास आती है 6। कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास x पावर 4 1/y स्क्वायर। उसके बाद 4 से 3 की वैल्यू हमारे पास आती है 4, एक्स स्क्वायर 1/y पावर 3। एंड फाइनली 4 से 4 की वैल्यू हमारे पास 1, और एक्स स्क्वायर पावर 0 1 के बराबर, और 1 पावर y 4। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है हम इसकी फाइनल फॉर्म लिखते हैं x8 प्लस 4x6/y प्लस, सॉरी ये वाली वैल्यू जो है माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, 6x4/y स्क्वायर, और फिर है -4x2/y क्यूब, और प्लस 1/y4। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। 7 से 0, 7 से 1, 7 से 2, 7 से 3, 7 से 4, 7 से 5, 7 से 6 एंड 7 से 7। बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिख लेने के बाद जो हमारा अगला काम है वो ए बी की वैल्यू लिखना है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू xy।
उसके बाद चूँकि बीच में प्लस का साइन है तो हम सबके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर बीच में माइनस का साइन होता तो हम अल्टरनेट साइंस लगाते हैं। तो सबके साथ हमने प्लस का साइन लगा देना। और ये जो अब इसके बाद हमारा जो आखिरी काम है वो ए और बी की पावर्स को असाइन करना। 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ए की पावर देना, तो 1 पावर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। और यहाँ पे हम बी की पावर जो है वो 7 आखिर से शुरू करेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अगला काम जो है वो इसकी एक्सपेंशन का है, इसकी सिंप्लीफिकेशन का है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 7C0 जो है मेरे पास 1 आता है, और 1 पावर एनीथिंग रेज पावर एनीथिंग विच इज़ द पावर ऑफ 7 विच इज़ द पावर ऑफ 1, तो जो भी नंबर होगा आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी x y पावर 0 एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इन तीनों वैल्यू से तुम्हारे पास 1 1 1 आ गया। और 7 से 1 से हमारे पास 7 आता है, ये 1 आता है, ये x y आता है। इसी तरीके से 7C2 जो है अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लें तो 21 आता है, और यहाँ पे 1 x स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से 7C3 जो है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से तो उसकी वैल्यू 7C3 की वैल्यू हमारे पास 35 आ रही है। 1 पावर 4 1, ये बनेगा x3 y3। उसके बाद 7C4 की वैल्यू अगर हम निकालें, ये भी 35 आती है। इसका मतलब अब वैल्यूज़ ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। तो 7C4 1 पावर 3 1 ही रहेगा, x पावर 4 y पावर 4, एंड उसके बाद 21 जो कि 7C5 की वैल्यू होगी इंटू 1 x पावर 5 y पावर 5, एंड फाइनली इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स मज़ीद हैं, 7C6, इससे हमारा आंसर जो है वो 7 आएगा। तो अब जो है बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स खुद को रिपीट करें। 35 के बाद 35, तो 35 से पीछे 21 है, फिर 7 है, फिर 1 है, तो ये 7C6 की वैल्यू 7 आ गई। 1 पावर 1 1, x6 y6, और 7C7 ये 1 आएगा। 1 पावर 0 1 आ गया, x पावर 7 और y पावर 7। इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है जी 1 प्लस 7xy और 21 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 35 x क्यूब y क्यूब, 35 x4 y4, 21 x5 y5, 7 x6 y6, and finally x7 y7। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की जो थर्ड पार्ट है उसमें अंडर रूट वाई प्लस 1 अपान अंडर रूट वाई पावर 5, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके एक्सपेंशन के लिए बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिख लेता हूँ। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। इसके बाद ए बी की वैल्यू अंडर रूट वाई 1 अपान अंडर रूट वाई, तो ये 6 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 ये इसके एक्सपेंशन में आएंगे। अब चूंकि बीच में प्लस का साइन है तो मैं सबके साथ प्लस का साइन डालूंगा, और अगर बीच में माइनस का साइन होता तो मैं अल्टरनेट साइंस लगाता। अब ये और बी की पावर को असाइन करना है तो बेहतर यह है कि ब्रैकेट्स लगा के ये वाली पावर असाइन की जाए, ताकि वो जो अंडर रूट है उसके साथ जो है वो हमारी पावर कंफ्यूज ना हो जाए। ए का पावर जो है वो मैं 5 से स्टार्ट करूँगा, 5 4 3 2 1 एंड 0। और बी का जो पावर है वो भी दूसरी तरफ से 5 से स्टार्ट करूँगा, 5 4 3 2 1 एंड 0।
अब इसके एक्सपेंशन में 5 से 0 में हमारे पास आता है जी 1 y पावर 5/2, क्योंकि 1/2 जो अंडर रूट की वैल्यू है वो 5 से मल्टीप्लाई होगी। ये भी 1 आएगा, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1, 5c1 5 के बराबर होता है। ये y की पावर जो है हमारे पास 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो y पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास y पावर 1/2 5 से 2 की वैल्यू हमारे पास 10 आती है। कैलकुलेटर के जरिए से हम ये सारी वैल्यूज़ बआसानी मालूम कर सकते हैं। और ये 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और यहाँ पर y पावर जो है हमारे पास 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ y रह जाएगा। 5 से 3 उसकी वैल्यू हमारे पास 10 आती है। y पावर 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ y रह गया, और यहाँ पे नीचे y पावर 3/2। और इसके साथ हमारे पास जो है आगे की वैल्यूज़ में 5c4 की जो वैल्यू है वो आएगी 5, और y पावर 1/2 नीचे हमारे पास 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा। 5c5 की वैल्यू 1 आती है, ये वाली वैल्यू भी 1 के बराबर, तो y पावर 1/2 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 5/2 हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास बनता है जी y पावर 5/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो y पावर 2 माइनस 1/2, ये बनता है 10 इंटू y पावर 3/2 माइनस 1। यहाँ पे बनेगा 10 इंटू y पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 5, और y पावर 2 माइनस 1/2, स्मॉलर पावर को ग्रेटर के पास ले जाके हम माइनस कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू y पावर 5/2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये बनेगा y पावर 5/2, ये बनेगा 5 पावर 2 2 ज़ार 4 4 माइनस 1 3/2, 3/2 माइनस 1 तो 3 माइनस 2 1 1/2, 10 ओवर y पावर 3/2 माइनस 1 तो 3 माइनस 2 1 1/2, और यहाँ पे 5 अपॉन y पावर 2 माइनस 1/2, 2 2 ज़ार 4 4 माइनस 1 3 3/2, और यहाँ पे 1 अपॉन y पावर 5/2। अब बुक का आंसर लाने की खातिर मैं अंडर रूट y के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ एक्सप्रेशन को। तो इस स्टेप के बाद मैं अंडर रूट y के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और अंडर रूट y के साथ डिवाइड भी करता हूँ। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एज इट इज़। अब नीचे वाला जो अंडर रूट y है वो एज इट इज़, और ऊपर वाला अंडर रूट y जो है जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर 5/2 प्लस 1/2 प्लस 5 y पावर 3/2 प्लस 1/2, उसके बाद प्लस 10 y पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 10, और यहाँ पे y पावर 1/2 y पावर 1/2 ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे भी 5 पावर 1/2 नीचे y पावर 3/2 के पास हम इसको ले जाके माइनस कर देंगे, और यहाँ पे y पावर 1/2 ओवर y पावर 5/2। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट y, और ये बनता है 5 + 1 6 6/2 से 3 3 + 1 4 4/2 से आता है 2 1/2, और वो प्लस 1/2 2/2, और उससे हमारे पास आता है, अच्छा यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन लिखना भूल गया, 10 y पावर 1/2 प्लस 1/2 2/2 विच इज इक्वल टू 1, तो 10 इंटू y, ये y पावर 1/2 और y पावर 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 10 रह जाएगा। इस 5 और y पावर 1/2 को नीचे ले जाके 3/2 से हम माइनस कर देंगे, और ये भी जो 1/2 है वो नीचे 5/2 से जाके माइनस हो जाएगा, सो 5/2 माइनस 1/2। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट y पावर 3 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस
अच्छा, यहाँ पर ये 10 गलती से आई है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, तो इसमें हमारे पास जो 5 है वो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में जो y⁴/2 -1/2 है, तो 3 -1 2 2/2 1, और यहाँ पे 1 जो रह गया, तो 5 -1 4 4/2 2। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आता है। ये सर जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है वो मुकम्मल एक्सपेंशन मालूम नहीं करनी, बल्कि एक टर्म मालूम करनी है। तो इसके लिए हम जनरल टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। TR+1 इज़ इक्वल टू NCR A⁻n - R B⁻R। तो n जो है वो यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू होती है, जो कि इस केस में 7 है। R+1 जो है ये फार्मूला होता है, रोल नंबर होता है, और चूँकि हमको 4 टर्म गिवन है, तो हम पुट कर लेंगे R+1 इज इक्वल टू 4, कि हमको 4 टर्म मालूम करनी है। तो इससे हमारे पास R की वैल्यू 4 - 1 3 आ जाएगी, यानी कि 1 दूसरी तरफ जाके 4 से माइनस हो जाएगा, सो 4 - 1 इक्वल टू 3। तो 3 + 1 यानी कि 4 टर्म जो है उसको मालूम करने की खातिर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 7, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर लिखी हुई वैल्यू है, और r की वैल्यू भी हमने फाइंड की 3। a की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टर्म जो होती है, जो कि 2 है। b की वैल्यू जो दूसरी टर्म होती है, जो कि a है। a का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, यानी कि 7 - 3, और b की पावर नीचे का नंबर। तो इस तरीके से हम अपनी इंडिकेटेड टर्म मालूम कर सकते हैं। 7 से 3 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे, जो कि आती है 35। 2 पावर 7 - 1 जो है 7 - 3 4 हो जाएगा, A⁻3, और ये जो 4 टर्म जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 4 जब वो 16 के बराबर होता है, तो 35 × 16 इज इक्वल टू 560 A⁻3, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने 8 टर्म मालूम करनी है। तो जनरल टर्म का फार्मूला TR+1 NCR A⁻n - R B⁻R। तो हम पुट कर लेते हैं R+1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमको 8 टर्म मालूम करनी है। R+1 जो है वो टर्म के रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इससे R की वैल्यू 8 - 1 7 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 7 जब हम यहाँ पे पुट करें, तो T7 + 1 यानी कि 8 टर्म बनेगी। n की वैल्यू ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ नंबर, दैट इज 10। R की वैल्यू जो भी हमने मालूम की 7, A की वैल्यू x/2, B की वैल्यू -3/y, A का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और B की पावर नीचे का नंबर। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है, सबसे पहले हम 10C7 की वैल्यू निकालते हैं। तो 10C7 जो कि बनता है 120, और यहाँ पे 10 - 7 से हमारे पास 3 आएगा, x⁻3 डिवाइड बाय 2⁻3, और यहाँ पे -3⁻7, चूँकि पावर ऑड है, नेगेटिव साइन जब वो ख़त्म नहीं होगा, और नीचे y⁻7। तो इससे हमारे पास बना 120। ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन रहेगा इस ऑड पावर की वजह से। और 3⁻7 को अगर हम कैलकुलेट करें, तो 3⁻7 की वैल्यू आती है 2187, डिवाइडेड बाय 2⁻3 की वैल्यू हमारे पास 8 बनती है, और यहाँ पे ऊपर x3 और नीचे y7। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 2187 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 8, जो कि हमारे पास बनता है 32805, और यहाँ पे x3 ऊपर और y7 नीचे। तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए x⁻3/y⁻7, और कोएफिशिएंट -32805। अच्छा, आंसर में 10C7 को भी एज इट इज़ लिखा ये है, नेगेटिव साइन को बाहर लिख के y⁻7 को ऊपर ले जाके y⁻−7
और 2 पावर 3 को भी ऊपर ले जाके 10 पावर 2 पावर -3, तो वो भी उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या ये आंसर लिखें, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमको सबसे पहले तो जनरल टर्म का हम फार्मूला लिख लेते हैं, TR+1 इक्वल्स टू NCR A पावर n माइनस आर B पावर R, और R+1 को हम पुट कर लेते हैं 3 के, क्योंकि हमको थर्ड टर्म मालूम करनी है। इससे R की वैल्यू 3 - 1 2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू 2 जब हम इस फार्मूले में पुट करें तो इसका मतलब है कि जो हमारी थर्ड टर्म है उसमें n की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर लिखी हुई वैल्यू 4, R की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है वो 2 आई है, A की बजाय x², B की बजाय 1/√x। अब A का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, B की पावर नीचे का नंबर जो कि 2 है उसको लिखेंगे। इसकी सिम्प्लिफिकेशन से हमारे पास बनता है 2 + 1 3। 4C2 की वैल्यू अगर हम लिखें तो वो हमारे पास आती है 6, और x के यहाँ पे पावर 4 - 2 से 2 आएगा, और यहाँ पे x का पावर जो 1/2 है 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो ये बनेगा थर्ड टर्म जो है वो बनी 6x पावर 2, 2 × 2 = 4, पावर मल्टीप्लाई होती है। ये जो इस x का पावर 1 है वो ऊपर जाके इस 4 से माइनस हो जाएगा, लिहाजा हमारा आंसर 6x³ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसके हिसाब से सबसे पहले तो हम जनरल टर्म का फार्मूला लिखते हैं, TR+1 NCR A पावर n माइनस R B पावर R। अब इन सवालों में हमें डायरेक्ट तो रोल नंबर नहीं गिवन, हमें रोल नंबर फाइंड करना है उस टर्म का जिसमें कि A या X इन्वॉल्व ना हो। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इसको TR+1 एज इट इज़, n की वैल्यू 9, R की वैल्यू हमने मालूम करनी है, A की बजाय 4A²/3, B की बजाय -3/2A, A का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और B का पावर नीचे का नंबर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है NCR और 4/3 के ऊपर 9 - R, क्योंकि ये 9 - R जो 4/3 का भी हिस्सा है, और A की पावर में जो 2 है वो 2 इस 9 - R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 9 = 18 एंड 2 × R = 2R। यहाँ पे -3 पावर R, और नीचे हमारे पास 2 पावर R और A पावर R। और चूँकि हमारे पास यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A इन्वॉल्व है, तो मैं इन दोनों को अगर इकट्ठा करूँ तो 9CR 4/3 9 - R, और ये जो -3/2R है इसको भी अगर हम इकट्ठा करके लिख लें तो A की पावर में बनता है 18 -2R -R, यानी कि ये वाला R अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसका जो साइन नीचे पॉजिटिव था वो ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। अब चूँकि हमें अपनी एक्सक्यूज़ मी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ A चाहिए, तो मैं पुट कर लेता हूँ 18 - 2R -R = 0, और इस इक्वेशन की मदद से R की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको 0 के इक्वल पुट करने से 18 - 3R = 0, जिससे R की वैल्यू बनती है 18/3 विच इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो R+1 यानी कि 6 + 1 7 टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ A होगी। तो मैं ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर देता हूँ। 1 बिकम्स T ऑफ 6 + 1, और यहाँ पे NCR की बजाय 6, 4/3 n - R के हिसाब से 9 - R के हिसाब से 9 - 6, और यहाँ पे -3/2 के हिसाब से भी जो इसका पावर है वो 6, और A की पावर में हमारे पास 18 - 2R 6 × 2 = 12 -6, जो कि सिंप्लीफाई करने से A का पावर 0 बनेगा, और एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1। तो यहाँ पे टर्म नंबर 7 जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, 9 से 6 की वैल्यू बनती है 84 कैलकुलेटर के ज़रिए से। उसके बाद 4/3 की पावर जो 9 - 6 3 बनती है उसको भी कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो ये 4 का जो हमारे पास क्यूब है वो बनेगा 64, 3 का क्यूब जो है वो 27 बनेगा। इस तरीके से जो -3/2 चूँकि पावर इवन है, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 3/2 का पावर 6 फाइंड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, और ये डेसिमल में वैल्यू बनेगी 11.39।
तो इस सब कुछ को जो है वो कैलकुलेटर की मदद से अगर हम सॉल्व करें तो कैलकुलेटर की मदद से ये वाली वैल्यू आती है टर्म नंबर 72268, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसके लिए भी सबसे पहले मैं जनरल टर्म का फार्मूला लिखता हूँ, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। एन की वैल्यू मेरे पास 10 है और आर की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है। ए की बजाय एक्स हो गया, बी की बजाय -3/x पावर 4, ए की पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर यानी कि 10 माइनस आर, और बी की पावर नीचे का नंबर विच इज़ आर। अब इसमें जितने भी x हैं हम उन सबको इकट्ठा कर लेंगे तो x की पावर में 10 माइनस आर और यहाँ पे -3 की पावर में आर आएगा, x की पावर में 4 जब r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4r। इसको अब मैं लिख सकता हूँ 10cr एज इट इज़ x पावर 10 माइनस आर। ये 4r जब ऊपर जाएगा तो -4r, ये -3 पावर r। अब चूंकि हम चाहते हैं कि x की पावर में 0 आ जाए तो हमें पुट करना पड़ेगा 10 माइनस आर माइनस 4r इक्वल टू 0। इससे r की वैल्यू बनती है 10 माइनस 5r, जिससे r की वैल्यू 10/5 r विल बी इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो यहाँ पे जो tr+1 की वैल्यू बनी उस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बनेगा tr+1 दैट इज़ 2+1, यानी कि थर्ड टर्म हमारी वो टर्म है जिसमें कि x नहीं होगा या इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो 10c2 और यहाँ पर x पावर 10 माइनस r के बजाय 2 और यहाँ पे 4 इंटू 2 8, तो x की पावर में 0 आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 के तौर पर लिख सकते हैं, एंड -3 पावर 2। तो 10c2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूं तो 10c2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 45 आ जाती है, और -3 जो कि एक इवन नंबर है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर में चूँकि 0 आ गया तो हम उसको भी 1 के तौर पर लिख सकते हैं, जो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो हमारी थर्ड टर्म है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, 45 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 405। लिहाजा ये हमारी टर्म आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मालूम करने खाते tr+1। तो NCR a पावर n माइनस आर b पावर r, ये हमारे जनरल टर्म का फार्मूला हो गया। इसके अंदर में n की वैल्यू 21, r की वैल्यू में मालूम करनी है। a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू -1/x² हो गई, a की पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, b की पावर नीचे का नंबर, और इससे बनता है 21cr x पावर 21 माइनस r -1 पावर r, x पावर 2r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2r हो जाएगा। ये बनता है 21cr -1 पावर r। अब हमें पता नहीं है कि r की इवन आता है या ऑड, उसके हिसाब से हम -1 को एडजस्ट करेंगे। तो 21 माइनस r, ये 2r जो ऊपर जाएगा तो -2r, और इसकी हम पुटिंग कर देते हैं 21 माइनस r माइनस 2r इक्वल टू 0, ताकि इससे हमें r की वैल्यू पता चले। ये बनेगा 21/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो r की वैल्यू इससे हमारे पास 7 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 + 1 8 टर्म जो है वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो 1 बिकम्स, इसमें मैं जब r की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बनेगा, फ़िलहाल यहाँ पे तो 7 नहीं लिखना चाहिए, r एज इट इज़ लिखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने r फाइंड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे 7 + 1 और ये बनेगा 21c7 -1 पावर 7, और x की पावर में 21 -7 -14, और इसको सॉल्व करके x की पावर में 0 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है अब रहेगा, क्योंकि पावर आर्ड है, तो नेगेटिव साइन को मैं शुरू में लिख लेता हूँ। और 21c7 की वैल्यू अगर मैं मालूम करूँ या एज इट इज़ छोड़ दूँ तो यहाँ पे 21c7 एज इट इज़ -1 पावर 7 की वजह से जो नेगेटिव साइन रहेगा वो हमने शुरू में लिख दिया, और इसमें x की पावर में जो 0 आएगा, अब 21 -7 और -14 को प्रोसेस करके उसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 23। इसमें भी हम सबसे पहले जनरल टर्म का फार्मूला लिखते हैं tr+1 NCR
ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, और यहाँ पे मैं अभी आर की वैल्यू चूँकि मुझे पता नहीं है तो एन की वैल्यू 20, आर एज इट इज़, ए की बजाय एक्स स्क्र, बी की बजाय माइनस एक्स, ए की पावर जो है ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, बी की पावर जो है वो नीचे का नंबर। और जहाँ पे दो एक्स चूँकि इन्वॉल्व हैं तो पहले तो मैं इनकी पावर को इकट्ठा करता हूँ। ये बनेगा एक्स पावर 2 इंटू 20 40, 2 इंटू आर माइनस 2 आर। और यहाँ पे चूँकि माइनस एक्स इन्वॉल्व है तो हम पहले -1 पावर आर करेंगे और फिर एक्स पावर आर करेंगे, क्योंकि आर के बारे में भी अंदाज़ा नहीं है कि वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। इवन होगा तो हम नेगेटिव साइन को बाद में इग्नोर कर देंगे। इससे बनेगा 20 सी आर, -1 पावर आर को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, और एक्स की पावर 40 -2 आर के साथ ये जो एक्स की पावर आर है इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, सो प्लस आर। अब जो हमारे पास है पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही एक्स है और हम चाहते हैं कि इस एक्स की जो पावर है वो 23 हो, तो इसके लिए हम 40 -2 आर और प्लस आर जो है इसको हम 23 के इक्वल पुट करते हैं और इस इक्वेशन की मदद से आर की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमारे पास बनेगा 40 -2 आर और प्लस आर माइनस आर इज इक्वल टू 23, और यहाँ से 40 -23 इज इक्वल टू आर, जिससे आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब 40 -23 इज इक्वल टू 17। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म है वो 17 + 1 18 टर्म जो है वो होगी। तो मैं ये जो लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आया TR+1 के लिए, इसको अगर मैं 1 कह दूं तो इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग कर देता हूँ, पुट इन 1। ये बनेगा T 17 + 1 विच विल बी द 18 टर्म, और 20C R की बजाय 17 -1 पावर 17 और x पावर 40 -2 इंटू 17, ये बनेगा जी -34, और यहाँ पे R की वैल्यू 17 पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा 20C 17, और चूँकि पावर आर्ड है 17 आर्ड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, ये हम शुरू में लगा सकते हैं, और x की पावर में हमारे पास रह जाएगा 40 -34 + 17 से जो है वो हमारे पास आंसर 23 आएगा इसको सिंप्लीफाई करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोएफिशिएंट है हमारा रिक्वायर्ड वो है -20C 17, तो कोएफिशिएंट जो है वो होना चाहिए -20C 17। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए तो -1140 ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें भी सबसे पहले जनरल टर्म का हम फार्मूला लिखते हैं, TR+1 = NCR A पावर n -R B पावर R, और इसके हिसाब से चूँकि अभी मैं R की वैल्यू नहीं पता, 8CR A की वैल्यू हमारे पास 2 और इसकी पावर बनेगी 8 -R B की वैल्यू जो -1/x, इसकी पावर बनेगी R, और हमारे पास चूँकि एक ही x है डिनोमिनेटर में, तो 8CR 2 पावर 8 -R -1 पावर R और x पावर R, तो दूसरा x तो कोई है नहीं, तो इसी x की पावर को हम अगर कंपेयर करें R की वैल्यू हमारे पास इसके साथ कंपेयर करने से 4 के इक्वल आती है। तो अगर कोई और x होता तो हम इस x को उसके साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये x वैसे ही डिनोमिनेटर में है और ये x भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे x का पावर r है और यहाँ पे x का पावर 4 है, लिहाजा r की वैल्यू जो वो 4 आ गई। इसको हम अपनी जो लास्ट एक्सप्रेशन है TR+1 को उसमें पुट करते हैं, तो पुट इन 1, और 1 में पुट करने की सूरत में ये जो वैल्यू बनेगी वो बनती है T4+1 और 8C4 2 पावर 8 -4 -1 पावर 4 एंड x पावर 4। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर के जरिए से कैलकुलेट कर लें तो ये बनेगा, ये बनता है जी 70, 2 पावर 8 -4 8 -4 4 के बराबर होता है, 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर, और -1 पावर 4 चूँकि पावर इवन है नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x4 आ गया, तो 70 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1120 डिवाइड बाय x4, तो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है।
क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास थर्ड पार्ट में जो है उसमें भी सबसे पहले मैं जनरल टर्म का फार्मूला लिखता हूँ, टी आर प्लस वन एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। इसमें मैं एन की बजाय 9 पुट करता हूँ, आर भी मुझे पता नहीं है। ए की वैल्यू है 2a, बी की वैल्यू है माइनस बी बाई 3 और ए की पावर में 9 माइनस आर आएगा और बी की पावर में आर आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 को अलहदा कर लूँ 9 माइनस आर की सूरत में और जो है माइनस 1/3 इसको अलहदा कर लूँ आर की सूरत में, तो ए की पावर जो है वो बच जाती है 9 माइनस आर और बी की पावर आर बच जाती है। तो ये मैंने पावर के हिसाब से वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया, लेकिन हमें ए की पावर में यानी कि 9 माइनस आर जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल लेनी है ताकि हम ए की वैल्यू में 6 ला सकें। तो उसके लिए जो आर की वैल्यू, तो यहाँ से अब 9 माइनस आर को 6 के इक्वल पुट करने की सूरत में मेरे पास जो आर की वैल्यू बनती है वो बनेगी 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 3। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने की सूरत में ये बनेगा 3 + 1 9c3 2 पावर 9 माइनस 3 माइनस 1/3 पावर 3 a पावर 9 माइनस 3 से 6 और b पावर 3। तो वो जो a की पावर 6 और b की पावर 3 है जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी, अब वो हमें मिल गई। अब इस जो मेरे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट की सूरत में वैल्यू बनती है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ कैलकुलेटर की मदद से, तो 2 की पावर 9 माइनस 3 से बनता है 6 माइनस 1 पावर 3। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे साथ रहेगा क्योंकि पावर आर आ रही है और 3 के ऊपर जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करें तो चलें बुक वाले आंसर के हिसाब से हम इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं। 2 पावर 6 और 3 पावर 3 जो है वो 27 के बराबर होता है। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास के फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाई एक्स प्लस बी एक्स पावर 8। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म का हम फार्मूला लिखते हैं जो कि है टी आर प्लस वन एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अब चूँकि हमारे पास इसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स की तादाद होगी वो होगी 9, क्योंकि जितनी पावर हो उससे टर्म्स की तादाद एक्सपेंशन में एक ज़्यादा होती है। तो 9 टर्म्स में हमारे पास जो टर्म नंबर 5 होगी वो मिडिल टर्म हुई। तो मिडिल टर्म हमारे पास उसका जो रोल नंबर बना वो बना 5। तो r + 1 को हम 5 के इक्वल पुट कर देंगे। अब r + 1 अगर 5 के इक्वल है तो इसका मतलब r की वैल्यू हमको 4 लेनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो 4 + 1 n की बजाय 8 c r की बजाय 4, a की वैल्यू है a बाई एक्स, b की वैल्यू है bx, a का पावर जो है वो ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, b की पावर नीचे का नंबर, और इससे वैल्यू बनती है 8c4। और इससे जो 8 - 4 से 4 आएगा वो a पे भी लगेगा, नीचे x पे भी लगेगा, यहाँ पे b पावर 4 और x पावर 4, x4 को काट देगा तो हमारा आंसर आ गया 8c4 a4 b4। 8c4 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं जो कि आती है हमारे पास 70। सो 70 a4 b4, ये इस केस में हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमारे पास जो पावर है वो 9 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास 9 + 1 10 हो गई। तो इसका मतलब यह है कि मिडिल टर्म हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 होंगी। तो इसमें अगर हमारे पास टर्म्स की तादाद 10 है तो 5th और 6th दोनों जो है वो मिडिल टर्म हुई। तो जनरल टर्म के फार्मूले के मुताबिक टी आर + 1 = NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r। तो मैं अगर दोनों को इकट्ठा ही मालूम करूं तो मेरे पास टी आर + 1 = 5 लेने से r की वैल्यू बनेगी r + 1 जो है अगर हम 5 ले लें और r + 1 हमारे पास 6 ले लें तो यहाँ से r की वैल्यू 5 - 1 4 बनती है और यहाँ से 5 बनती है। तो इसको पुट करने से हमारे पास बनता है 4 + 1 NCR 9 C4 और a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू -x² / 2
और यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू ले लूँ TR+1 के हिसाब से T5+1 और 9C5, A की वैल्यू 3x और B की वैल्यू -x²/2, तो मेरे पास यहाँ पे जो A का पावर है वो बनेगा 9 - 4 5 और यहाँ पे पावर 4 और इसके हिसाब से 9 - 5 4 और यहाँ पे पावर 5। तो ये दोनों जो है हमारे पास मिडिल टर्म्स आ रही हैं। तो इससे बनता है T5 9C4 की वैल्यू कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमारे पास 9C4 3 पावर 5 और डिनोमिनेटर में जो 2 पावर 4 है और यहाँ पे x पावर 5 और इसके अलावा x पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके x पावर 8 हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है वो T5 की वैल्यू, जब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर के जरिए से कैलकुलेट करें तो 15309 डिवाइड बाय 8 और ये बना 8 + 5 13। इस तरीके से जो हमारे पास दूसरी वैल्यू यानी कि रोल नंबर 6 पे जो वैल्यू है उसमें 9C5 3 पावर 4 और 2 पावर 5 और जो नेगेटिव साइन है वो इस दफ़ा रहेगा। उसकी वजह यह है कि पावर जो है यहाँ पे आड है, तो यहाँ पे x का पावर 4 रह गया और यहाँ पे x का पावर 2 × 5 = 10। तो इसको अगर कैलकुलेटर के जैसे सिंप्लीफाई करें, एक आंसर तो हमारे पास ये आ चुका है और दूसरे आंसर की खातिर इस एक्सप्रेशन को अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आता है -5103 डिवाइड बाय 16 और x की पावर 4 + 10 से हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड मिडिल टर्म जिसका कि रोल नंबर 6 बन रहा है वो आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 मिडिल टर्म्स थी। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में है फाइंड द मिडिल टर्म फॉर 3x² - y/3 पावर 10। तो हमारे पास एक्सपेंशन में टर्म्स की तादाद होगी 10 + 1 11, लिहाजा मिडिल टर्म आ गई 11 टर्म्स में हमारे पास जो रोल नंबर 6 की टर्म हुई वो दरमियान की टर्म हो गई या मिडिल टर्म हो गई, वो 6 हो जाएगी। तो इसमें अब यानी कि जिसके लेफ़्ट और राइट पे 5 टर्म्स हैं, तो रोल नंबर 6 की टर्म्स हमारी मिडिल टर्म हुई। तो जो जनरल टर्म का फार्मूला है TR+1 NCR A पावर n - R B पावर R, इसमें मैं R+1 जो है वो पुट कर देता हूँ 6 को, जिससे R की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट करने से 5 + 1 n की वैल्यू मेरे पास बनती है 10 और R की वैल्यू हमने 5 निकाली है। A की वैल्यू है हमारे पास 3x² जिसकी पावर 10 - 5 5 ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर और B की वैल्यू है -y/3, तो ये इसका पावर नीचे का नंबर। इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें 10C5 यहाँ पे 3 की पावर में 5 आएगा और नीचे भी हमारे पास 3 की पावर में 5 और यहाँ पे x की पावर में ऊपर 10 2 × 5 = 10 और यहाँ पे पावर चूँकि ऑड है तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, साथ साथ आएगा और y पावर 5, तो 3 पावर 5 को 3 पावर 5 के साथ काट देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास कैलकुलेटर से इसका आंसर आता है 252 x पावर 10 y पावर 5। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड मिडिल टर्म हो गई और इसका रोल नंबर जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म से मुराद ये कि उसमें x की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसके खातिर सबसे पहले जनरल टर्म का फार्मूला लिखते हैं TR+1 NCR A पावर n - R B पावर R। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 23, R की वैल्यू हमें मालूम करनी होगी। A की वैल्यू 2√x, B की वैल्यू -3/x √x
तो a का पावर जो है वो 23 माइनस आर, b पावर r, इससे बनेगा 23 CR, 2 की पावर में 23 माइनस आर आएगा, और इसके अलावा -3 की पावर में r, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर में जो अंडर रूट है वो 23 माइनस आर, यानी कि इसकी पावर बनेगी 1/2। तो 1/2 को हम 23 माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे भी हमारे पास जो x की पावर में एक r आ रहा है, और यहाँ पे भी x की पावर में जो 1/2 आएगा वो r से मल्टीप्लाई होके 1/2 हो गया, r/2 हो गया। तो अब जितने r हैं अगर हम उनको इकट्ठा करें तो 23 CR, 2 पावर 23 माइनस r, -3 पावर r, सो x पावर इसमें 1/2 23 माइनस r, इस r को ऊपर लेकर जाएं तो माइनस r, और इस r/2 को भी ऊपर लेकर जाएं तो -r/2। तो ये हमारे पास जो x का पावर बनता है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करके r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पुट करूं 1/2 23 माइनस r, और -r और -r/2 ये दोनों मिलकर -3r/2 हो गए, इक्वल टू 0। 2 को अगर हम एलसीएम के तौर पर ले लें तो 23 माइनस r, और यहाँ पर -3r इक्वल टू 0। तो इससे 2 जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये ख़त्म हो जाएगा, तो 23 माइनस 4r। अब मसला ये है कि जो 23 माइनस 4r की वैल्यू आई, इससे r की वैल्यू बनेगी 23/4, जो कि हमको कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जिसमें कि x मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये है कि नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो 23 माइनस 4r से जो हमारे पास इक्वल टू 0 से जो इक्वेशन बनी, चूँकि वो r की वैल्यू हमको कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रही, 23/4 से इंटीजर नहीं बन रहा, लिहाजा हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हम नहीं मालूम कर सकते, और इसमें कोई टर्म कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसके सोल्यूशन की खातिर 2 + √3⁵, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले मुझे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, 5C0 और 5C1, 5C2, इसके बाद 5C3, 5C4, 5C5, और इसमें अब ए बी की वैल्यू जो मेरे पास बन रही है वो 2√3। बीच में जो कि प्लस का साइन है, तो हमारे पास सारी टर्म्स के साथ प्लस का साइन लगेगा, और उसके बाद ए और बी की जो पावर है, तो पावर के हिसाब से 2 पावर 5, 4, 3, 2, 1 और 0, और बी की जो पावर है वो नीचे का नंबर यानी कि उलट तरतीब से हम चलेंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो मुनासिब होगा कि बी के गिर्द हम ब्रैकेट्स लगा लें, क्योंकि उसमें अंडर रूट भी चूँकि इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 2 -√3⁵, उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमें अल्टरनेट साइंस लगाने हैं। तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5, और ये लिखने के बाद ए और बी की वैल्यू और इसके बाद जब हम साइंस लगाएंगे तो इस दफ़ा अल्टरनेट साइंस लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के बीच में नेगेटिव साइन है। तो
प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस और माइनस, और एक दफ़ा फिर जिस तरह पावर हमने पिछले केस में साइन की, यहाँ पे भी पावर को उसी तरीके से 5 4 3 2 1 एंड 0, और यहाँ पे भी 5 4 3 2 1 एंड 0, और अंडर रूट की मुनासबत से अगर हम इसके ब्रैकेट्स लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे पास जो अपोजिट साइन के साथ वैल्यूज़ हैं उनको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। 5C3 यहाँ पे 5C3 वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5C1 वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू बनी लाइक टर्म्स के हिसाब से, एक तो 5C0 है और उसमें हमारे पास जो यहाँ पे भी 5C0 है, तो 5C0 और 5C0 ये बना 2 5C0, और 2 पावर 5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 32 आती है, और अंडर रूट 3 पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 आता है। इसी तरीके से हमारे पास जो 5C2 है और 5C2 है, इनको भी ऐड करने से हमारे पास 2 5C2 आ जाएगा, और 2 पावर 3 के हिसाब से हमारे पास बनता है 8, और अंडर रूट 3 पावर 2 के हिसाब से जो वैल्यू बनती है वो बनती है 3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बनती है वो 5C4 बनती है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2 5C4 और 2 पावर 1 के हिसाब से 2, और यहाँ पे भी 3 की पावर जो 3 की पावर 1/2 आता है, 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके उसको 2 कर देगा, तो 3 पावर 2 जो है हमारे पास 9 बनता है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से 5C0 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। इस तरीके से 5C2 की वैल्यू अगर हम निकालें कैलकुलेटर से तो वो आती है 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 8 और 3 के साथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 24, तो ये हमारे पास 480 हो गया। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5C4 जो है वो 5 हो गया, तो 5 और 2 2 4, तो 5 और 4 20 20 इंटू 9 180, और इन वैल्यूज़ को ऐड करने से 64 प्लस 480 प्लस 180, तो आंसर आना चाहिए 742। सॉरी 724, नॉट 742, 724। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले तो हम 1 प्लस अंडर रूट 2 पावर 4 को एक्सपेंड करें तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। अब उसके बाद ए बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, 1 एंड अंडर रूट 2। बीच में चूंकि प्लस का साइन है लिहाजा सबके साथ प्लस साइन लगेगा। उसके बाद इनकी पावर को साइन करना, तो यहाँ से 1 की पावर 4 3 2 1 एंड 0, और बी की पावर को हम यहाँ पे अंडर रूट 2 की जो पावर है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 एंड 0, और चूंकि यहाँ पे अंडर रूट इन्वॉल्व है तो बेहतर है कि हम इस पर ब्रैकेट से अप्लाई कर दें।
अब इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 2 पावर 4, उसको भी सबसे पहले उसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स 4c0, 4c1 और उसके बाद 4c2, 4c3, 4c4, ए और बी की वैल्यू के हिसाब से 1 अंडर रूट 2, अब चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो लिहाजा हम इसको अल्टरनेट साइन देंगे। ये प्लस वाली वैल्यू है तो ये माइनस हो गई, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब इनकी पावर्स जो है 4, 3, 2, 1 एंड 0, और यहाँ पे 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी मदद से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस स्टेप के लिए 4c, अगर हम साथ साथ उसकी चलें उसको एक्सपेंशन जो है सिंप्लीफिकेशन जो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो 4c0 और 1 पावर 4 जो है वो तो 1 ही रहेगा, 1 की चाहे जो भी पावर है ये भी हमारे पास 1 ही रहेगा, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। 4c3 की वैल्यू हमारे पास 4 होती है, और यहाँ पे 1 की पावर 3 के हिसाब से 1 रहेगा। अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, पावर इसकी 1 है। 4c2 की वैल्यू हमारे पास 6 होती है, तो 1 पावर 2 जो है 1 ही रहेगा, अंडर रूट 2 जो है, बल्कि इसको भी 4c0 को भी डायरेक्ट 1 ही लिख दें तो बेहतर है। तो 4c2 6 हो गया, इसके साथ जो है हमारे पास 1 आ गया। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करके 2 कर देंगे। 4c3 से भी वैल्यू जो है वो 4 आएगी, और ये बनेगा 1 पावर 1 ही रहेगा, और 2 अंडर रूट 2, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो 1/2 है 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो गई। 4c4 जो है वो हमारे पास 1 आएगा, और उसको अगर हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पावर 0 वो भी 1 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर में जो 1/2 है 1/2 4 से मल्टीप्लाई होके तो 2 बन जाएगा, और 2 पावर 2 जो है वो 4 बन गया। यही वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे बनेगी, लेकिन सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। तो पहली वैल्यू 1 आएगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, इस वैल्यू की एक्सपेंशन हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, और अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो 4 अंडर रूट 2 आनी चाहिए, और उसके बाद जो अगली वैल्यू है, इससे बेहतर है कि यहाँ पे मैं कोई निशान लगा दूँ ताकि मुझे अंदाज़ा लगे कि जो सेकंड ब्रैकेट में एक्सपेंड कर रहा हूँ वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसके बाद जो 4 अंडर रूट 2 है, फिर उसके बाद मुझे अगली जो वैल्यू लिखनी है ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जो 1 2 3 तीसरी वैल्यू, तो 1 2 3 तीसरी वैल्यू जो वो 6 × 2 है, और उसके बाद अगली वैल्यू माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू मेरे पास बनती है 4, जैसे कि यहाँ पे 4 × 2 पावर 3/2 है, और इसके बाद मेरे पास ये जो लास्ट वैल्यू है वो माइनस माइनस वो माइनस के साइन के साथ आएगी, माइनस इस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सूरत में कैलकुलेट किया हुआ है कि इससे आंसर आया था 4, तो यहाँ पे भी -4 आ गया। अब जो अल्टरनेट साइंस के साथ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, उनको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ये -4 और ये +4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए,
इसी तरीके से हमारे पास और जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू है -62, ये इस +62 के साथ कैंसिल हो गई, ये -1 इस +1 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो 4√2 और 4√2 जो है हमारे पास ये दोनों मिलके एक हमारे पास 4√2 यहाँ पे रह गया और एक 4√2 यहाँ पे रह गया। तो इसको 4 + 4 8√2 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ये 4 2 पावर 3/2 और ये 4 2 पावर 3/2, ये भी 4 + 4 8 2 पावर 3/2, और इसके अलावा हमारे पास मज़ीद वैल्यूज़ नहीं हैं। अब इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि 8√2 + 8 2 पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × √2, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 जब ऐड होंगी तो दोबारा हमारे पास 3/2 आता है। तो यहाँ से 8 बना, यहाँ से 8 × 2 = 16 बना। तो अगर √2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर 8 और 16 रह जाएगा, या डायरेक्ट अगर हम इसको √2 चलें पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 8 रह गया और यहाँ पे 16। तो 8 और 16 मिल के हमारे पास बनते हैं 24। तो 24√2 जो है और वो हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x पावर 10। अब इस टर्म का रोल नंबर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है TR+1, और TR इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यानी कि हम एज्यूम करते हैं कि जो बाद वाली टर्म है जो वो पिछली टर्म से न्यूमेरिकली ग्रेटर है। तो अब हमारे पास इसके एक्सपेंशन से जो इसकी सिंप्लीफिकेशन से जो वैल्यू बनेगी वो है n - r+1 ओवर r इंटू b/a, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जब हम a + b पावर n के हिसाब से एक्सपेंशन करें तो पहली वैल्यू जो है हमारे पास a बनती है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास b बनती है। तो उसके हिसाब से हमने ये फार्मूले की एडजस्टमेंट की। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो n मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ नंबर है जो कि 10 है, r हमने मालूम करना है 1 एज इट इज़, नीचे भी r, b की बजाय मैं लिखूँगा जो कि मेरे पास वैल्यू है -2x, और a की बजाय मेरे पास वैल्यू है 3, और इसको मैं एब्सोल्यूट कर लूँगा क्योंकि मैं इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करूँगा। और क्वेश्चन में जो मैंने एक चीज़ नहीं लिखी कि x की वैल्यू जब 3/4 हो, तो फॉर x = 3/4 ये वाली वैल्यू मैंने पुट करनी है, ताकि मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू हासिल कर सकूं। तो इस जो सेटअप हमने बनाया इसके मुताबिक r की वैल्यू निकालने की खातिर 10 + 1 मेरे पास 11 - r डिवाइड बाय r, और नेगेटिव साइन को हम इस एब्सोल्यूट साइन की वजह से इग्नोर कर देंगे। तो ये बनेगा 2/3, और x की वैल्यू 3/4 मुझको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो मैं 3/4 यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 को कैंसिल कर देगा, 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो 11 - r से वैल्यू जब बनेगी वो ग्रेटर देन है 11 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2r, जो कि दूसरी तरफ जाकर 2r हो जाएगा। तो 11 इज़ ग्रेटर देन -r, दूसरी तरफ जाएगा तो +r, तो ये 3r हो जाएगा, जिससे 11 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r से 11/3 इज़ ग्रेटर देन r, जिससे r की वैल्यू जो है वो 11/3 से जो वैल्यू बनती है वो बनती है 3.6। अब चूंकि r की वैल्यू 3.6 से कम है तो हम r को 3 के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब अगर r की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि रोल नंबर 4 की जो टर्म है वो हमारा पर्पस सर्व करेगी और वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी। तो मैं जो जनरल टर्म का फार्मूला है TR+1 = NCR a पावर n - r b पावर r, इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग कर देता हूँ।
तो आर की वैल्यू हमने 3 निकाली है और +1 एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10। आर की बजाय 3 लगाते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 3। 10 माइनस 3 से 7 बनता है, ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर। बी की जो वैल्यू है वो है -2x और यहाँ पे हम इसकी पावर में नीचे का नंबर लिखेंगे और x की वैल्यू जो हमको 3/4 है वो भी हम पुट कर देंगे। सो 10c3 3 पावर 7 और -2 पावर 3। नेगेटिव साइन जो है वो रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो पावर है वो आड़ है। तो x की वैल्यू 3/4 हम पुट करके इसको एक्सपेंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से और नेगेटिव साइन भी साथ रहेगा क्योंकि उनको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अब वो ग्रेटेस्ट फाइंड करनी है। नेगेटिव साइन जो है वो उसकी उस वैल्यू पे असरअंदाज नहीं होगा। तो मेरे पास अब जो x की वैल्यू है तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसके हिसाब से 3/4 को अगर हम पुट करें तो होल पावर 3 आ जाएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेटर के ज़रिए से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेटर में लिखें तो वो हमको -885735 देता है, जो कि इस केस में हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 5 पावर 20। इसमें भी जो हमारा फार्मूला है TR + 1/TR इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो बाद वाली टर्म हो पिछली टर्म से न्यूमेरिकली ग्रेटर होगी। तो अब इसमें इसके एक्सपेंशन से हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है n - r + 1 डिवाइडेड बाय r और इसके साथ हमारे पास b/a जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हम a + b होल पावर n के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास x बनी और b की वैल्यू हमारे पास -5 बनी। तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 है, -r एज इट इज़ +1 डिवाइडेड बाय r और b की वैल्यू को हम -y लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास x है। तो इसको अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूँ तो x और y की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि x हमने 12 लेना है और y जो है वो हमने 4 लेना है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम मैं x और y की बजाय पुट करता हूँ और एब्सोल्यूट साइन भी यहाँ पे है। तो 20 और 1 मिलकर 21 -r/r और y की वैल्यू में -12 और x की वैल्यू 4। तो 4 × 3 इज़ 12 और ये बनेगा अब अच्छा ये y और x की वैल्यू जो है वो मैंने एक दूसरे के उलट लगा दी। y की वैल्यू जो है वो है 4 और हाँ जी -4 और x की वैल्यू जो है वो है 12। तो -4 और 12 जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 4 × 3 इज़ 12। अच्छा अब ये नेगेटिव साइन जाइए तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर 21 -r रह गया और नीचे मेरे पास r 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3r हो गया इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और इसको मैं जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो बनता है 21 - r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r। इक्वेशन के दूसरे जाएगा तो 3r हो गया। इससे मेरे पास बना 21 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू r + 3r से 4r आ गया। तो 21/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू r, जिससे r की वैल्यू रफली मेरे पास जो है 5 पॉइंट समथिंग आती है। तो इसको कैलकुलेटर से अगर हम कर लें 21 डिवाइडेड बाय 5 तो 4 पॉइंट
इसका मतलब ये है जो r की वैल्यू जो है वो 5.2 से लेस है, तो r की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। लिहाजा हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म होगी वो 6 टर्म होगी। तो जनरल टर्म का फार्मूला TR+1 NCR a पावर n माइनस r b पावर r, इसमें n की वैल्यू 20, r की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास x और 20 माइनस 5 से बनेगा 15, और b की वैल्यू हम माइनस y ले रहे हैं, और इसकी पावर जो है वो नीचे का नंबर, तो नेगेटिव साइन जो है वो ऑड पावर की वजह से रहेगा, तो 20c5, x की वैल्यू जो है वो हमने 12 लेनी है, 12 पावर 15, y की वैल्यू हमने 4 लेनी है, y पावर 5। तो ये जो है न्यूमेरिकली हमारी ग्रेटेस्ट टर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ये रहेगी। चूँकि बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको कैलकुलेटर के जैसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द बायनॉमियल कोएफिशिएंट is 2 power n and sum of even coefficients is equal to sum of odd coefficients which is equal to 2 power n minus 1। सबसे पहले तो हम इसमें कंसिडर करते हैं 1 प्लस x पावर n। अगर इसके एक्सपेंशन हम करें तो सबसे पहले मैं बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखता हूँ NC0, NC1, NC2, NC3 एंड फाइनली NCn। अब अगर ए बी की वैल्यू लिखी जाए तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू एक्स। उसके बाद ए और बी की पावर अगर हम लिखें तो ए की पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और यहाँ पे बी की पावर नीचे का नंबर, अब बीच में चूँकि प्लस का साइन है तो मैं सबके साथ प्लस का साइन लगा दूंगा, और अगर बीच में माइनस का साइन होता तो मैं अल्टरनेट साइन लगाता, यानी कि प्लस माइनस लगाता। और इसमें जो हमारे पास खास काम करने का है वो है पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को 1 के इक्वल पुट कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू NC0। ये पहले से 1 है और इसको हम x1, इस x को हम 1 बना रहे हैं, तो ये दोनों 1 हो गए और 1 की पावर में जो कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो सिर्फ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स रह जाएगा, बाकी ये दोनों अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दूसरी वैल्यू में भी दोनों 1 हो गए, तो NC1, NC2, और इसी तरह हमारे पास राइट साइड पर अब सिर्फ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स रह गए, तो 1 प्लस 1 2 पावर n इज इक्वल टू NC0, NC1, NC2 अप टू NCn। तो हमने प्रूफ कर दिया कि बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो हमारे पास 2 पावर n आता है। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ऑड कोएफिशिएंट्स और इवन कोएफिशिएंट्स को अलग-अलग करें, उसके लिए हम कंसिडर करते हैं इस दफ़ा 1 माइनस एक्स पावर n। तो पिछली दफ़ा हमने जो सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के लिए 1 प्लस एक्स पावर n को कंसिडर किया, इस दफ़ा हम इवन और ऑड को अलग करने के लिए 1 माइनस एक्स पावर n को कंसिडर करते हैं। तो NC0 और NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, और इस तरीके से अगर मैं वैल्यूज़ को चलाता जाऊँ तो मेरे पास जो इवन पोजीशन पर हैं उनको अगर मैं जो है तो पॉजिटिव साइन देता जाऊँ तो इस हिसाब से जो NCn-1 आएगा इसका साइन जो है वो माइनस बनेगा, और NCn जो कि ऑड इवन पोजीशन पर आएगा उसको मैं पॉजिटिव साइन देता हूँ। तो NCn-1 यहाँ पे चूँकि बीच में नेगेटिव साइन है तो मुझे अल्टरनेट साइंस लगाने होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और हम एज्यूम करते हैं कि ये NCn-1 ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं और NCn जो है वो इवन पोजीशन पर आ रहे हैं, लिहाजा ऑड पोजीशन वालों को हम नेगेटिव साइन असाइन कर रहे हैं और इवन पोजीशन वालों को हम पॉजिटिव साइन असाइन कर रहे हैं। उसके बाद 1 और x, 1 और x, अब जो हमने a की पावर लिखनी है वो
ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, या हम n से स्टार्ट करें और यहाँ पे एक एक पावर को कम करते जाएं। और यहाँ पे उलट तरतीब से अगर हम चलें, या b की पावर जब बस वो डायरेक्ट नीचे का नंबर लिख दें, तो जिस तरह पिछले सवाल के हिस्से में हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया था, यहाँ पे भी हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से ये बनेगा 1 माइनस 1 पावर n, और यहाँ पे हमारे पास जो इवन पोजीशन पे वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर लेंगे और वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो NC 0, और बाकी दोनों वैल्यू चूँकि A ऑलरेडी 1 था और B को हमने 1 कर दिया, तो ये दोनों 1 1 हो के अब इनके लिखने की ज़रूरत नहीं रही। सो NC 0, उसके बाद अगला इवन कोएफिशिएंट्स NC 2, उसके बाद NC 4 एंड फाइनली NC n। और यहाँ पे जो हमारे पास 8 कोएफिशिएंट्स हैं उनका अगर हम ग्रुप बनाएं तो NC 1, NC 3, और ये सारे नेगेटिव साइन के साथ हैं इसलिए मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, प्लस NC 5 अप टू NC n माइनस 1। अब चूँकि 1 माइनस 1 0 के बराबर होता है, लिहाजा लेफ़्ट साइड जो वो 0 हो जाएगी, और उस 0 के पास अगर हम यहाँ पे राइट साइड के जो नेगेटिव वाला हमारे पास ग्रुप है उसको शिफ्ट कर दें, तो NC 1, NC 3 एक्सक्यूज़ मी, तो हमारे पास NC 5 अप टू NC n माइनस 1 इज़ इक्वल टू NC 0, NC 2, NC 4 अप टू NC n। तो हमने साबित कर दिया कि जो ऑड कोएफिशिएंट्स का सम है वो इवन कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर है। तो इनका जो सम ऑफ ऑड है या इवन है, अगर वो हम अलहदा से निकालें तो इन सब का सम मिला के हमारे पास 2 पावर n हमने सवाल के पिछले हिस्से में प्रूव किया हुआ। तो अगर हम सम ऑफ इवन या ऑड निकालना चाहते हैं तो 2 पावर n को 2 पर डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही ऐसे किसी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो 2 चीज़ों में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 2 पावर n को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 पावर n माइनस 1 हो गया। तो ये सवाल का दूसरा हिस्सा भी प्रूव हो गया कि इवन कोएफिशिएंट्स का सम और ऑड कोएफिशिएंट्स का सम न सिर्फ बराबर है, बल्कि अगर हम उनकी वैल्यू को निकालें तो 2 पावर n जो टोटल का सम है उसको 2 पर डिवाइड करने से आंसर 2 पावर n माइनस 1 आ जाता है, जो कि क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि टेक NCR इज इक्वल टू CR, यानी कि यहाँ पे ऊपर जो है वो n नहीं लिखा हुआ, तो शो दैट NC1 2 NC2 x3 NC3 x square एंड सो ऑन अप टू NC n x पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ऊपर जो है n मेंशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे n ऊपर है। तो लेफ़्ट साइड अगर हम लेंगे तो ये 2 जो है ये नीचे आ गया, C1 2 NC2 x3, और बल्कि n साथ साथ लिखते ही जाएं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, NC1 2 NC2 x3 NC3 x स्क्वायर और NC n x पावर n माइनस 1। एक्सक्यूज़ मी, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अब अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद जी x आ गया। उसके बाद आता है 3, फिर आता है जी n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और आखिर में हमारे पास n इंटू n फैक्टोरियल और नीचे वाला n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल और x पावर n माइनस 1। इन सब में जो ख़ास बात है वो ये कि इनमें से n को अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। मैं सब में यूँ करता हूँ कि न्यूमरेटर के हिसाब से n कॉमन ले लेता हूँ। जब n कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास n फैक्टोरियल में से n कॉमन ले लिया तो बाकी n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा, क्योंकि n को जब n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब n फैक्टोरियल बनता है।
और डिनोमिनेटर में मेरे पास n-1 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये 2 फैक्टोरियल तो इस 2 फैक्टोरियल को काट देगा, नीचे मेरे पास 1 फैक्टोरियल रह गया और ऊपर मेरे पास n-1 और n-2 फैक्टोरियल रह गया। क्योंकि आपने n जो है वो निकाल लिया तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, और ऐसा लिखने से नीचे जो आपके पास n-2 फैक्टोरियल है वो इसके साथ कट जाएगा। इसी तरीके और साथ में आपके पास जो x है वो एज इट इज़। इस तरीके से 3 में जो नीचे 3 फैक्टोरियल है वो 3 तो इसको काट देगा, लिहाजा आपके पास नीचे बच जाएगा यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल या 1 एक ही बात थी, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में सब सिर्फ 3 रह गया और यहाँ पे भी 1 ही रह गया, फैक्टोरियल कुछ नहीं लिखते। तो 3 फैक्टोरियल और नहीं, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल का निशान लगाते हैं और बाकी आपके पास बाकी 2 फैक्टोरियल रह गया, क्योंकि आगे आपने 3 फैक्टोरियल लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 3 फैक्टोरियल में से जो 3 है वो इस 3 को काट देगा और बाकी आपके पास जो 2 फैक्टोरियल रह गया वो आपने लिखा। n फैक्टोरियल में से n आप कॉमन ले चुके हैं और बाकी आपके पास रहा n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे नीचे जो आपके पास n-3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये n-3 फैक्टोरियल इस n-3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा और बाकी आपके पास x² बच जाएगा और यूँ से सिलसिला चलता जाएगा। आखिर में आपके पास ये जो है n, इस n को तो आप बाहर कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पे आपके पास n फैक्टोरियल को काट देगा, नीचे 0 फैक्टोरियल, तो ये सब कुछ 1 के इक्वल हो गया। तो पावर में आपके पास सिर्फ x पावर n-1 बचा। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यूँ लिख सकता हूँ कि n अलहदा से यहाँ पे 1, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा। इसको मैं लिखता हूँ n-1 इंटू x और यहाँ पे मैं लिखता हूँ n-1 n-2 और यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल रह चुका है, यहाँ पे मेरे पास 2 फैक्टोरियल रह चुका है और x की पावर में 2 रह गया और इसी तरीके से चलते चलते आखिर में मेरे पास x पावर n-1 रह गई। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड की समझें कि सिंप्लीफिकेशन है। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि राइट साइड को भी सॉल्व करके यही का यही आंसर लेकर आ जाऊँ। तो राइट साइड में मेरे पास है n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n-1। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और फार्मूला क्या है जी, वो है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। एंड उस तरीके से टर्म्स चलती जाएंगी। तो उसको वैसे तो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन हम यहाँ पे राइट साइड को वर्कआउट करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो ये वाला n जो है ये तो एज इट इज़, और ये फार्मूला जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो 1 प्लस अब n की बजाय मेरे पास क्या है n-1। तो n-1 इंटू एक्स, आगे मुझे क्या लिखना है, अब मुझे इस टाइम के लिए लिखना है n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x², इस फार्मूले के मुताबिक। लेकिन फार्मूले में चूँकि n है और यहाँ पे पावर में n-1 है तो n-1 इंटू n-2 और 2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड सो ऑन। और इसमें हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो होगी n-1 n-2 और आखिर में 3 to 1 आएगा और नीचे जो है वो मेरे पास n-1 फैक्टोरियल पूरा हो जाएगा तो x की पावर में n-1। तो ये n-1 ऊपर भी फैक्टोरियल बना, क्योंकि n-1 से लेके 3 to 1 तक सब पूरा हो जाएगा और नीचे भी n-1 फैक्टोरियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि अभी हमने लेफ़्ट साइड से लाया। n बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे और इस n के साथ ये सारी वैल्यूज़ n-1 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² अप टू x पावर n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है। और राइट साइड को भी जो हमने सॉल्व करके आंसर लाया वो भी 1 प्लस n-1 इंटू एक्स और फिर n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x²। और यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट टर्म x पावर n-1 बन रही है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।